हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैक वैल्यूएशन कोर्स जो आपका है पंचकोशा द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन शॉट वीडियो में, एंड नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। काफी सारे और भी वैक और से कोर्सेज में मैंने वीडियोस बनाई है जो कि प्लेलिस्ट पे आपको मिल सकता है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिट 1 जो है आपका एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिसमें हम पंचकोश के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, और इसके 5 एस्पेक्ट्स जो है ह्यूमन पर्सनालिटी के उसको पढ़ेंगे। जिसमें अन्नमय कोश आता है जिसको फिजिकल बॉडी से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमाया कोश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी 5 कोश हैं वो भी पढ़ेंगे। फिर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 2 आता है अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के बारे में, जिसमें ह्यूमन बॉडी और अन्नमय पंच कर्मेंद्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। अन्नमय कोश बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है। फिर प्राणायाम कोर्स में डेवलपमेंट ऑफ लाइफ फोर्स, प्राणायाम वगैरह वगैरह। फिर चरुचार्य, सोशल एटिकेट्स जो होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 3 में हम मनोमाया कोर्स और विजयमाया कोर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें फर्दर डीप डाइव करेंगे आगे चल के। और यूनिट 4 में आनंदमय कोर्स और बियॉन्ड जो है ये पढ़ने वाले हैं, जिसमें आनंदमय कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेल्फ रियलाइजेशन और नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो टोटल और ये वैदिक चीजें हैं जो कि आपको मतलब एक न्यू कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक नई चीज देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो सब्जेक्ट से हट के भी, एग्जाम से हट के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब एक अच्छा टॉपिक है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। वैल्यू सही में आपकी लाइफ में ऐड करेगा, तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पंचकोशा इंट्रोडक्शन। In ancient Indian philosophy, particularly in Vedantic teachings, the concept of Panchkosa refers to the 5 layers or seeds that envelop the true essence of an individual. ये वैदिक कॉन्सेप्ट से बताया गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है। 5 लेयर्स में वो कवर्ड होता है, इन्वेलप्ड होता है, जो कि एक ट्रू एसेंस बनता है किसी पर्सनैलिटी के। किसी ह्यूमन का पर्सनैलिटी इन्हीं 5 लेयर से डिपिक्ट होता है। दिस सीड्स आर कंसिडर्ड टू बी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड पर्सनैलिटी। और ये जो अलग अलग लेयर है या फिर सीट है, इसी से कंसिडर किया जाता है किसी भी ह्यूमन के पर्सनालिटी का, कि कैसा उसका पर्सनालिटी है और क्या एग्जिस्टेंस उसकी है, ठीक है। ईच कोर्स रिप्रेजेंट्स ए डिस्टिंक्ट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड कॉन्शियसनेस। और हर एक लेयर जो है यहाँ पे, ठीक है, वो अलग डायमेंशन होता है और उसका अलग काम होता है, अलग उसकी चीजें होती हैं, फंक्शनैलिटी होती हैं। तो एक एक करके हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है अन्नमय कोश, जो कि फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अन्नमय कोश रेफर्स टू द आउटर मोस्ट लेयर विच रिप्रेजेंट्स द फिजिकल बॉडी। इट इज कंपोज्ड ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स एंड ऑर्गन्स दैट सस्टेन एंड मेंटेन द बॉडी। क्लियर है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर होता है जो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मटेरियल जो इसमें होता है, जो इसमें जो मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्गन्स वगैरह से मिलकर बने होते हैं। मतलब फिजिकल बॉडी की बात ही की जा रही है तो समझ ही सकते हो आप, ऑर्गन्स या फिर और भी चीजें जो है एलिमेंट्स हो गई बॉडी की, वो हो गई। एंड जिससे कि मेंटेन रहे बॉडी, ठीक है। और इसके अंदर सेंसेस, एक्शन, एक्सपीरियंसेस, ये सब भी आता है। कीपिंग द अन्नमय कोश हेल्दी इन्वॉल्व प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड फिजिकल वेलबिंग। और आपको इस वाले लेयर को अच्छा रखना है तो आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब अच्छा डाइट चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए आपको, इससे कि आपका ये अन्नमय कोश जो है फिजिकल बॉडी हो बढ़िया रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राणमय कोश, जो कि है वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी, ठीक है। प्राणमय कोश encompasses the vital life force energy that animates the physical body. It represents the energetic aspect of our being, including breath, vital energy prana, and the subtle energy channels nadis through which prana flows, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राणमय कोश की बात की जा रही है, जहाँ पे इसमें क्या होता है कि एक वाइटल फोर्स एनर्जी होता है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर। और ब्रीदिंग से रिलेटेड यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इस वाले लेयर में, कि जो हम एनर्जी हमारा है क्या है, ब्रीदिंग के फॉर्म में आ रहा है, जा रहा है। और जो सबटल एनर्जी का चैनल बना हुआ है नाड़ी, उसके थ्रू प्राणा जो है, प्राणा वो फ्लो कर रहा है। प्राणा मतलब एनर्जी, और वो जो नाड़ी के थ्रू है प्राणा जो है वो फ्लो कर रहा है आपकी बॉडी में एंड मेंटेन कर रहा है, ठीक है। Balancing and harmonizing the prana kosha is essential for overall well-being and can be achieved through practices such as pranayam, breathing exercise and energy based techniques, ठीक है। तो इस वाले लेयर को अगर अच्छा रखना है आपको, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना होगा, मतलब प्राणायाम करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपका जो है फ्लो जो है एनर्जी का वो बना रहे सही से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनोमाया कोशा, जो कि साइकोलॉजिकल वेलनेस के लिए होता है। मनोमाया कोशा रेफर्स टू द मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इट इनकम्पासेस थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स, मेमोरीज एंड द सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो बताइए, जैसे कि साइकोलॉजिकल वेलनेस से ये रिलेटेड है, मतलब कि ये मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट, किसी भी पर्सनैलिटी का जो मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट है उसको ये डिपिक्ट करता है। यहाँ से आपके इमोशंस, बिलीव्स, मेमोरीज, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब कंट्रोल होता है। दिस कोशा इन्फ्लुएंसेस आवर परसेप्शन, कॉग्निशन एंड बिहेवियर।
और इसी से हमारा जो भी परसेप्शन बिहेवियर वगैरह है वो इन्फ्लुएंस होता है। नर्चरिंग द मनो माया कोर्स इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग पॉजिटिव थॉट्स, इमोशनल रेजिलेंस, self awareness, and engaging in activities that support mental and emotional well-being such as meditation and mindfulness practices। तो इस वाले मनोमाया कोर्स को अगर आपको सही रखना है तो आपको मेडिटेशन करना होगा और जो भी माइंडफुल प्रैक्टिसेस हैं करना पड़ेगा, जिससे कि ये आपका वेल बीइंग मेंटेन रहे एंड आपका जो पॉजिटिव थॉट्स जनरेट हो, आप एक अच्छा इमोशनल आपका बना रहे, इंटेलिजेंस अवेयरनेस वगैरह सब रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आता है विजय नन्मया कोशा, जो कि इंटेलेक्ट के लिए होता है। Vijay Kosa represents the intellect aspect of personality. It involves the higher cognitive function, discriminant reasoning, and intuition. This kosa encompasses knowledge, wisdom, and ability to discriminate between right and wrong. Developing the Vijay Kosa involves lifelong learning, critical thinking, and pursuit of knowledge and spiritual understanding. जैसा कि आपको पता है कि जो विजयनामया कोशा जो है, विजयनामया कोशा जो है इंटेलेक्ट के लिए है, मतलब विजडम को ये रिप्रेजेंट कर किसी भी ह्यूमन के विजडम को, विजडम वाली पर्सनालिटी को ये डिपिक्ट करता है, इंटेलेक्ट को डिपिक्ट करता है। यहाँ से कॉग्निटिव फंक्शंस, सोचने की शक्ति, क्या गलत है क्या सही है उसमें फर्क करना, ठीक है, ये सब चीजें रीजनिंग वगैरह इसी से आती है। इसी वाले लेयर्स हमारे बॉडी के अंदर ये चीजें इनकम्पास करती है, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि डेवलपिंग ये नया माया कोशा इन्वॉल्व्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और इसको अगर आप डेवलप करते हो इस चीज़ को तो आपके लिए आसानी से लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं और आप अच्छा नॉलेज गेन कर पाते हो, ठीक है। तो इस वाले के लिए हो गया ये। नेक्स्ट आपका आनंदमय कोश, जो कि हैप्पीनेस एंड ब्लिसफुल के लिए होता है। आनंदमय कोश इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है ये ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, रिप्रेजेंटिंग द एस्पेक्ट ऑफ प्योर ब्लिस एंड जॉय। It is associated with the experience of transcendence, spiritual fulfillment, and a deep connection to divine. This kosa is not subject to external circumstances and is accessed through the practice such as meditation, prayer, and self-realization. तो जैसा कि नाम से है, आनंदमय कोश जो हैप्पीनेस एंड ब्लिसफुल के लिए है और इनर मोस्ट लेयर है ह्यूमन पर्सनैलिटी का ये। और यहाँ पे आप अल्टीमेट मतलब पीस जो है, प्योर ब्लिस और जॉय जो है फील कर पाते हो। डीप कनेक्शन टू डिवाइन, जो दैविक शक्ति है या फिर जो डिवाइन है उससे आप डीप कनेक्शन फील कर पाते हो। और ये आसानी से नहीं ये होता है, एक्टिव होता है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा रोज के रोज, सेल्फ रियलाइजेशन उससे होगा आपका, सेल्फ कॉन्शियस डेवलप करोगे आप, प्रेयर करोगे आप, तो धीरे धीरे आप फील कर पाओगे ये चीज़ें, ठीक है। और आप हैप्पी रहोगे क्योंकि आपका ये लेयर जो है एक्टिव रहेगा, तो आप हैप्पीनेस फील कर पाओगे, अल्टीमेट हैप्पीनेस फील कर पाओगे। क्योंकि मटेरियल हैप्पीनेस भी आजकल एक चीज़ होती है जो आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ दिखावटी हंसी, दिखावटी चीज़ें भी बहुत हो रही है, लेकिन इस वाला जो ये जो मेडिटेशन करोगे, प्रेयर करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन होगा उससे, तो इन सब चीज़ों से आपका ये लेयर एक्टिव होगा एंड आप जो अल्टीमेट डीप कनेक्शन है वो फील कर पाओगे। एक प्योर हैप्पीनेस जो है, इंटरनल पीस और हैप्पीनेस जो होता है ना, वो आप मतलब आनंद की अनुभूति कर पाओगे, कहने का मतलब तो ये वाला हो गया। अब आगे बात करते हैं हेल्थ में मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ इनकम्पासेस द वेलबींग एंड बैलेंस ऑफ बोथ मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सबसे पहले मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ रेफर्स टू पर्सनल इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। क्लियर है, सबको पता है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। किसी भी पर्सन का इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग को डिपिक्ट करता है मेंटल हेल्थ। इट इनकम्पासेस द फैक्टर्स सच एज थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर एंड द एबिलिटी टू कोप अप विथ स्ट्रेस एंड चैलेंजेस। मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल्स थिंक, फील, एक्ट एंड इट प्ले अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपके पास जो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप ना सही से सोच पाओगे, ना सही से फील कर पाओगे और ना सही से एक्ट कर पाओगे, तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए हाउ टू फील गुड एंड एक्ट गुड, हाउ टू थिंक गुड, ये सब मेंटल हेल्थ सही है तो उसके सही है मेंटल हेल्थ, तो ये सब सही से कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें सही से ना हो पाए तो लाइफ तो पूरा बेकार हो जाएगा ना। तो इसलिए ये मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व्स द डेवलपिंग रेजिलियंस, कॉपिंग स्किल्स एंड सीकिंग सपोर्ट व्हेन नीडेड, ठीक है। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, बिल्कुल। फिजिकल हेल्थ की बात की जाए तो फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू द वेलबींग ऑफ फिजिकल बॉडी एंड इट्स वेरियस सिस्टम। इट इन्वॉल्व फैक्टर्स एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, रेस्ट, ओवरऑल बॉडीली फंक्शंस। तो मतलब फिजिकल बॉडी में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है, रेस्ट करना है बॉडी को। ऐसा नहीं कि दिन भर काम करते रहे, दिन भर पढ़ते रहे या फिर दिन भर रील देखते रहे, ये सब काम नहीं करना है। आपको एक्सरसाइज भी करना है और न्यूट्रिशन भी सही से लेना है, रेस्ट भी करना है, रिलैक्स भी करना है अपने आप को, जिससे कि आपका फिजिकल हेल्थ जो है वो सही रहे। मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमल फंक्शन, डिजीज प्रिवेंशन एंड लॉन्गिविटी। फिजिकल हेल्थ सही रहेगा तो आप लंबा जीवन जी पाओगे,
डिजीज नहीं होगा, आपको इम्यूनिटी बढ़ेगा उससे, ठीक है, और प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी आपकी बॉडी। इट इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग लाइफस्टाइल हैबिट्स, एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड टेकिंग केयर ऑफ द बॉडीज न्यूट्रिशनल नीड्स। क्लियर है? तो ये कहानी हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब अन्नमय कोश के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो रेफर्स तो क्या हो गया, अन्नमय कोश रेफर्स टू फिजिकल बॉडी, जो हम लोग पढ़ ही लिए अभी तक, और द मटेरियल शीट अकॉर्डिंग टू द पंचकोशा फ्रेमवर्क। इट रिप्रेजेंट्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड पर्सनैलिटी। हियर आर सम की पॉइंट्स। तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये आउटर लेयर हमारा, और सबसे पहला की पॉइंट है आपका मटेरियल एस्पेक्ट। तो अन्नमय कोश जो है एसोसिएटेड विद फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर बीइंग। इट इनकम्पासेस द फिजिकल बॉडी इंक्लूडिंग ऑर्गन, टिश्यू, बोन्स, मसल्स एंड ऑल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शंस। इट इज टेंजिबल एंड विजिबल एस्पेक्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो आपके एग्जिस्टेंस का भी कारण यही वाला लेयर है, क्योंकि इसमें सारे ऑर्गन, टिश्यू, बोन्स, मसल सब आते हैं, क्योंकि ये सब फिजिकल है, फिजिकली विजिबल है, मतलब ये फिजिकल लेयर में आ गया, आपके फिजिकल बॉडी में आ गया। तो ये एसोसिएटेड है आपका अन्नमय कोश से, ठीक है। दूसरा इसका है सेंसरी एक्सपीरियंसेस। दिस सीट इज क्लोजली रिलेटेड टू द सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड आवर इंटरेक्शन विद फिजिकल वर्ल्ड। थ्रू आवर फिजिकल बॉडी वी परसीव एंड एक्सपीरियंस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यूजिंग आवर सेंसेस, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। तो क्योंकि ये फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस भी लेते हैं, क्योंकि हम फिजिकल बॉडी से ही तो आपने बाहरी दुनिया को एग्जामिन कर पा रहे हैं, टच करके या फिर स्मेल करके या फिर टेस्ट करके या फिर देख करके या फिर सुन करके, ठीक है। तो ये उसमें भी हो गया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। थर्ड है हेल्थ एंड वेलबिंग। क्योंकि फिजिकल बॉडी है तो हेल्थ एंड वेलबिंग तो इससे बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि आपका फिजिकल बॉडी अगर सही नहीं रहेगा तो फिर कैसे आप सही रहोगे। तो अन्नमय कोश इज लिंक्ड टू आवर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबिंग। टेकिंग केयर ऑफ आवर फिजिकल बॉडी इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमल फंक्शनल vitality and sense of balance. This includes factors such as exercise, nutrition, rest, hygiene and regular medical checkups, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉडी माइंड कनेक्शन। द कंडीशन ऑफ आवर फिजिकल बॉडी कैन इन्फ्लुएंस आवर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट्स। फॉर एग्जांपल, फिजिकल एलिमेंट्स और डिस्कम्फर्ट कैन इंपैक्ट आवर मूड एंड ओवरऑल मेंटल वेलबींग। सिमिलरली, मेंटल स्ट्रेस एंड इमोशंस कैन मैनिफेस्ट एज फिजिकल सिम्टम्स इन द बॉडी। कहने का मतलब कि बॉडी माइंड कनेक्शन होता है इस वाले लेयर में। अगर आपका बॉडी में कोई पेन या फिर कुछ चोट लग गया है, तो फिर आपका माइंड भी उसको फील करेगा ना कि हाँ भाई दर्द हो रहा है, तो फिर आपका मेंटल स्टेट भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। या फिर अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हो गए हो, कुछ स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके चलते आपके चेहरे पे दिखाई देगा कि आप स्ट्रेस्ड हो, आप सही नहीं हो। तो बॉडी माइंड कनेक्शन है। माइंड अगर कुछ गड़बड़ है तो बॉडी में दिखाई देगा वो इफेक्ट, और बॉडी में कुछ गड़बड़ है तो फिर माइंड में आप उसको इफेक्ट को समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे, ठीक है। इसलिए दोनों को जरूरी है कि मेंटेन करना। नेक्स्ट आपका आता है सेल्फ इमेज एंड आइडेंटिटी। आवर फिजिकल अपीयरेंस एंड बॉडी शेप ऑफन प्ले रोल इन शेपिंग आवर सेल्फ इमेज आइडेंटिटी। सोसाइटी स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसर्स कैन इम्पैक्ट हाउ वी परसीव आवरसेल्फ एंड अदर्स। तो बहुत यहाँ पे ये है, क्योंकि फिजिकल लेयर वाला ये है अन्नमय कोशा, तो यहाँ पे जो सेल्फ इमेज आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ जाता है। फिजिकल अपीयरेंस कैसा है आपका, और क्या बॉडी शेप जो है, ये सब जो चीजें हैं ये सब इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो। लिमिटेशंस में देखें हम लोग तो, while physical body is an integral part of our human experience, it is also subject to limitations. It is susceptible to aging, illness, and eventual mortality. Recognizing and accepting these limitations can lead to a deeper understanding of our transient nature and importance of holistic well-being. तो ये भी समझना है कि फिजिकल बॉडी है तो आज न कल तो ये बूढ़ा होगा ही होगा, क्योंकि सबको पता है कि कोई अमर है नहीं, तो ठीक है। तो इसलिए ये लिमिटेशंस को समझ करके हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ठीक है, हम हमेशा जवान नहीं रहेंगे, एक दिन हमें भी बूढ़ा होना है। तो इसको पहले से समझ के चलेंगे तो हमें बाद में दिक्कत ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है केयर एंड नर्चरिंग। नर्चरिंग और फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, कंज्यूमिंग न्यूट्रिशियस फूड्स, गेटिंग सफिशिएंट रेस्ट एंड अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट प्रमोट फिजिकल वेलबींग कैन कंट्रीब्यूट टू ए मोर बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस लाइफ। बहुत जरूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी में आप लोग कंट्रीब्यूट करो। आजकल के यूथ जो है काफी ज्यादा मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो जरूरी है कि आप फिजिकल कोई एक्टिविटी करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो या फिर वॉकिंग करो या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है बॉडी में करना। क्योंकि मैंने खास तौर पर मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा फॉर गर्ल्स, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए एडवाइस, बट मैंने कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर ऐसे दोस्तों में देखा है कि मैक्सिमम जो है गर्ल्स वगैरह काफ़ी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनका ये कम हो जाता है, वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती है ज़्यादा, वर्कआउट। और लड़के भी बहुत सारे ऐसे ही होते हैं जो दिन भर पड़े ही रह जाते हैं। तो दोनों को ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करे। जरूरी नहीं कि बॉडी बनाना हो तभी एक्सरसाइज करे और जिम जाए, क्योंकि काफ़ी लोग आज के टाइम पे ये हो रहा है कि अगर उनकी बॉडी शेप में नहीं है तो फिर उसको शेप करने के लिए वो जा रहे हैं जिम या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट नॉर्मल भी आपको ना, बिल्कुल आपका बॉडी परफेक्ट है या फिर नॉर्मल भी है, जो भी चीज़ें हैं, तो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ये नहीं कि मुझे बॉडी बनाना है तभी मैं जाकर एक्सरसाइज करूंगा या फिर जिम जाऊंगा या फिर समथिंग लाइक दैट। जिम जाना जरूरी नहीं है। अगर आप नॉर्मल हो तो आप नॉर्मल वॉकिंग या फिर कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स कर सकते हो, और सबको हर एक बंदे को करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी।
और इससे आपका हार्मोनियस और अच्छा लाइफ रहेगा, बिकॉज अगर 1 घंटे या फिर आधे घंटे भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हो, स्पोर्ट्स कोई खेल रहे हो या फिर वॉक पे जा रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो कुछ भी, तो आपका वो माइंड को भी वो रिलैक्स करेगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो, ठीक है। जिंदगी आसान हो जाएगी उससे, काफी स्ट्रेस कम होगा। चलो ज्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी एंड पंच कर्मेंद्रियाज। द ह्यूमन body is remarkable and intricate structure that enables us to experience and interact with the world around us. It consists of various systems, organs, and tissues, each with its unique function and roles. Panch Karmendriyas, also known as the 5 organs of the action, are integral component of human body. Let's explore. तो पंच कर्मेंद्रियाज सबसे पहला वाक आता है। वाक मतलब स्पीच, ये सब संस्कृत वर्ड्स हैं, वाक, पानी, ये सब, ठीक है। तो उसका इंग्लिश वर्ड भी सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है जिससे कि आपको समझ में आए। तो वाक मतलब होता है स्पीच। तो वाक refers to organ of speech and encompasses the function associated with communication. It includes the mouth and vocal cords and other structures involved in producing sound and language. Walk enable us to express our thought, emotion and ideas through verbal communication. तो क्लियर हो गया, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाक जो होता है स्पीच को बोला जा रहा है यहाँ पे, और इससे हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और हमारा माउथ और वोकल कॉर्ड जो है ये हमारे ऑर्गन हो गए वाक वाले, ठीक है। एंड यहाँ से हम अपने एक्सप्रेस को, मतलब अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इमोशंस को व्यक्त कर पाते हैं और वर्बल कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पानी। पानी मतलब हैंड्स होता है। पानी रेफर्स टू हैंड्स विच प्ले ए क्रूशियल रोल इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्शंस एंड टास्क। तो हाथ का बहुत जरूरी है, अगर हाथ नहीं हो तो फिर बहुत सारे टास्क हम नहीं कर पाएंगे। हैंड अलाउज अस टू ग्रैस्प, हाथ से किसी चीज को ग्रैस्प कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड एंगेज इन फाइन मोटर स्किल्स। They are involved in activities such as writing, crafting, cooking, gestures that convey meaning, etc. etc. ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। उसका आता है पादा, फीट, मतलब रिप्रेजेंट द फीट। जो ये वर्ड है संस्कृत का, पादा जो रिप्रेजेंट करता है फीट को, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिससे कि हम चल पाते हैं। अगर हमारे पास पैर नहीं हो तो हम कैसे चल पाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा। फीट प्रोवाइड सपोर्ट, बैलेंस एंड इनेबल अस टू वॉक, रन, जंप, परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज। दे अलाउ अस टू नेविगेट द वर्ल्ड अराउंड एंड एक्सप्लोर आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। ये भी क्लियर है, समझ में आ गया होगा। फिर आता है पायु। पायु मतलब एनस होता है। पायु pertains to the anus which is involved in the elimination of waste materials from the body. It plays a vital role in excretory system, facilitating the elimination of solid waste through bowel movements. तो ये भी क्लियर है, एज इट सबको समझ में आ गया होगा। इतना साइंस तो आपने पढ़ाई है कि ये सब टर्म्स आपको पहले से पता होंगे। फिर आता है नेक्स्ट जो है उपस्था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो उपास्था जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इंक्लूडिंग अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। दिस ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड continuation of species. They play a significant role in fertility, conception and the process of childbirth. तो ये भी क्लियर है, मतलब कि ये सेक्सुअल ऑर्गन्स है जिसको रिप्रोडक्शन में जो कि हेल्प होता है, जिससे कि फर्दर स्पेसीज का कंटिन्यूशन जो है कंटिन्यू रहता है, फर्टिलिटी वगैरह में। ये सब तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। दीज आर द 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। पंच कर्मेंद्रिया इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कि एक्टिवली इंगेज होता है हमारे, जो कि एक्टिवली इंगेज विद द वर्ल्ड एंड कैरी आउट द वेरियस एक्शंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अनमय कोश बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज फॉर हेल्दी बॉडी। तो अनमय कोश जो पता ही है, इतना एक्सप्लेन करेंगे, फिजिकल बॉडी के बारे में होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस डाइट जरूरी होता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी को सही रखना है तो बैलेंस डाइट जरूरी है, तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैलेंस डाइट इन्वॉल्व्स द कंज्यूमिंग अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड्स that provide the body with the necessary energy, vitamin, mineral and other essential nutrients. Here are the key points, ठीक है। तो पहला की पॉइंट है बैलेंस डाइट में न्यूट्रिशनल नीड्स। द बॉडी रिक्वायर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन एंड मिनरल्स हो गया, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंड ऑप्टिमम हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैरायटी, इंक्लूडिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन, lean protein, healthy fat, ensure a wide array of nutrients necessary for body's growth, repair, and overall well-being. Portion control, paying attention to portion size helps maintain energy balance and prevent overeating, which can lead to weight gain and associated health problems. ठीक है। नेक्स्ट होता है हाइड्रेशन, ड्रिंकिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर बॉडीली फंक्शन, हाइड्रेशन एंड ओवरऑल हेल्थ। और द एक्सरसाइज, तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी एंड ओवरऑल वेलबींग। और इसके कुछ की पॉइंट्स है, पहला कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एरोबिक एक्सरसाइज सच एज ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग, तो यहाँ से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो आपका है वो इंप्रूव होगा, हार्ट जो है स्ट्रेंथन होगा एंड ओवरऑल एक ब्लड सर्कुलेशन जो है मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट होता है मसल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इंगेजिंग इन रेसिस्टेंस ट्रेनिंग सच एज वेट लिफ्टिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हेल्प बिल्ड द मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस
Incorporating flexibility exercise like stretching or yoga improves the joint mobility and reduces the risk of injuries. क्लियर है? ये सब समझाने वाली बात नहीं, क्लियरली पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है, तो आई होप कि क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कंबाइंड विथ ए बैलेंस डाइट कंट्रीब्यूट टू वेट मैनेजमेंट बाय बर्निंग कैलोरीज, इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म एंड प्रमोटिंग ए हेल्दी बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, तो वेट भी मेंटेन रहता है अगर आप एक अच्छा खासा एक्सरसाइज कर रहे हो और अच्छा खासा डाइट ले रहे हो, वेट आपका मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। एक्सरसाइज करने से काफी पॉजिटिव इफेक्ट होता है आपके मेंटल हेल्थ पे। स्ट्रेस रिड्यूस होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन है वो आपको कभी नहीं छू सकता अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो रोज। तो इट ऑल्सो इनहेंस द कॉग्निटिव फंक्शन एंड इंप्रूव द स्लीप क्वालिटी। बिल्कुल, क्योंकि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी स्लीप भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। आजकल के टाइम पे जो लोग 3 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, स्पेशली दिल्ली की बात करूं मैं, तो यहाँ पे जो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स की बात की जाए तो दिन में उनका सोने का है रूटीन ज़्यादा, और रात में 3 बजे तक जगना, मूवीज़ देखना, वेब सीरीज देखना, ये सब ठीक बात नहीं है। अगर आप ये पढ़ रहे हो सब्जेक्ट तो इसको छोड़ दो आप। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। भाई एक्सप्लोर करने के चक्कर में ऐसी चीज़ें ना एक्सप्लोर करें जो कि बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं हो आपको। एक दिन एक्सप्लोर कर लिया, चलो 2 बजे तक जग गए, एक दिन मैंने वॉक कर लिया जा करके, मेरा एक्सप्लोर पूरा हो गया, लेकिन डेली डेली ये नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो आप जस्ट आप उसको कॉशियसली करो। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मुझे तो ये है कि मेरा तो ये सब ये है, ड्रीम है, ये है कि मैं रात के 12 बजे यूलू पे बाइक पे घूमूं। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, ड्रीम है तो एक दिन तुम चलो घूम लिए, तुम एक दिन 12 या क्या 2 बजे तक घूम लो रात के। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे फिर तो अपने प्रॉपर पोजीशन में आ जाओ ना। नेक्स्ट डे अपना प्रॉपर जो शेड्यूल है उसमें आप रोज रोज तुम 12 बजे यूलू पे घूमोगे, अगले दिन 2 बजे तक मूवीज देखोगे, 3 बजे तक चैटिंग करोगे, तो फिर कहाँ से हेल्थ मेंटेन होगा, कहाँ से फिर पढ़ाई अच्छा होगा, फिर क्या करोगे। तो वही चीज़ है, ये सब एक्टिविटीज ओवरऑल आदमी को पूरा डेविएट करके लाइफ के पाथ गोल सब चीज़ से ही डेविएट कर देती है। ठीक है, तो उसका आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम और क्या इफेक्ट इसका पड़ सकता है। ठीक है, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है लोगों को, स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा कूल बनने के चक्कर में ना अपने आप को पूरा कूल कर लेते हैं, तो वो लोगों को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। बाकी नॉर्मल लोग तो थोड़ा मेंटेन रहते ही रहते हैं, ये मैंने खुद ही देखा है। कुछ ज़्यादा कूल लगने के चक्कर में लोग ये सब गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो प्राणायाम कोशा डेवलपमेंट ऑफ लाइफ फोर्स एंड प्राणायाम, तो इसको और डिटेल में पढ़ना है तो जैसे कि इसमें सबसे की पॉइंट है पहला लाइफ फोर्स एनर्जी। प्राणायाम कोशा recognizes there is more to your existence than just the physical body. It acknowledges the presence of subtle energy that flows through the body, sustaining life and animating our being. तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल बॉडी तो है, लेकिन उसके अंदर एक फोर्स और एक एनर्जी तो होनी चाहिए जिससे कि आपको ओवरऑल वेलबींग मेंटेन रहे आपका। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है जो कि वाइटल फोर्स एनर्जी हमारे बॉडी का, वो है प्राणा। ठीक है, और उसको मेंटेन करना जरूरी है। प्राणा एंड ब्रेथ, तो प्राणा इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद ब्रेथ and it is believed that the quality and flow of breath influence the state of our energy and overall well-being. By becoming aware of regulating and breath we can positively impact our pranayama कोश। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है जिससे कि आपका ये जो है बहुत अच्छा रहे, सर्कुलेटिंग सिस्टम जो है सही रहे। ठीक है, ब्रीदिंग के थ्रू, और आपका एक अच्छा वेलबिंग मेंटेन हो। तो प्राणायाम refers to the practice of conscious breath control through various breathing techniques. We can manipulate the flow of prana and harmonize its movement. तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, योगा है, प्राणायाम है, मतलब प्राणायाम में कई सारे प्राणायाम के ऑप्शंस होते हैं, वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने ब्रेथ को कहीं पे होल्ड करके कहीं से रिलीज करके, मतलब ऐसे करके उसको आप मैनिपुलेट करके बेसिकली एक अच्छा हार्मोनिक मूवमेंट बना सकते हो अपने बॉडी में, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होगा आपको। प्राणायाम प्रैक्टिसेस हेल्प टू बैलेंस एंड कल्टिवेट प्राणा, एनहांसिंग वाइटलिटी, मेंटल क्लैरिटी एंड ओवरऑल एनर्जी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनर्जी चैनल, नाड़ी इसको बोलते हैं, फिर चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम को रिकॉग्नाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सबटल एनर्जी चैनल कॉल्ड नाड़ी। तो नाड़ी जो है वो चैनल होता है, एनर्जी का चैनल जिसके थ्रू फ्लो करता है, एंड एनर्जी के सेंटर को चक्र बोलते हैं। तो नाड़ीज आर बिलीव टू बी पाथवे थ्रू विच प्राणा फ्लोज। तो नाड़ी जो है पाथवे चैनल है जिसके थ्रू प्राणा जो है मतलब ब्रीथिंग जो है फ्लो करता है, while चक्र आर स्पेसिफिक एनर्जी सेंटर that regulate the distribution and quality of prana in the body। और चक्र जो होता है वो सेंटर में होता है जो कि इन सबको रेगुलेट करता है, इसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग एंड हार्मोनाइजिंग प्राणा, प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम एंड अदर एनर्जी बेस्ड टेक्निक्स एम टू बैलेंस एंड हार्मोनाइज द फ्लो ऑफ प्राणा विद इन द नाडीज एंड चक्रास। दिस कंट्रीब्यूट्स ओवरऑल वेलबींग, वाइटलिटी एंड सेंस ऑफ एनर्जेटिक बैलेंस। ठीक है, अब होता है माइंड बॉडी कनेक्शन। एज यूजुअल वहां पे भी था, यहाँ पे भी आ गया। प्राणायाम कोसा एक्नॉलेज द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड फ्लो ऑफ प्राणा
It recognizes the quality of our thoughts, emotions, and mental states can influence the movement and balance of prana in the body. Similarly, working with prana can have positive impact on mental health and emotional. क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि आप सोचते हो वैसा ही इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर, तो सही सोचोगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, गलत सोचोगे तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बेटर होगा कि एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह करके आप अपने थिंकिंग को भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। Holistic approach pranayama kosha encourages the holistic approach to the health and well-being by recognizing the interplay of physical, energetic, mental, and emotional aspect. It acknowledges that nurturing and balancing pranayama kosha is essential for overall vitality, clarity, and deeper sense of connection with oneself and the world. It is important to know that pranayama kosha is an abstract concept. It is often explored with the personal experience and practices of pranayama, yoga, meditation, and immersive work. It is considered as a deeper layer of our being beyond the physical body, contributing to the overall vitality and holistic well-being. ठीक है, तो समझ में आ रहा हो कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। हॉलिस्टिक अप्रोच आपका यहाँ पे हो रहा है, ओवरऑल वेलबींग के लिए मेंटेन हो रहा है आपको। इसको मतलब एक अच्छा ह्यूमन जो है आपको बना देगा अगर आप इन चीज़ों को समझ पाते हो और फॉलो करते हो तो, ठीक है। अब आता है चरुचारा है सोशल एटिकेट्स। चरुचारा रेफर्स टू सोशल एटिकेट्स और कोड ऑफ कंडक्ट दैट गवर्न आवर बिहेवियर इंटरेक्शन in social settings. It encompasses practices and norms that promote respect, consideration, and harmony among individuals. तो चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट, सबसे पहला आपको समझना है पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सोशल एटिक्वेट्स। दे इन्वॉल्व ट्रीटिंग अदर्स विद कर्टसी, काइंडनेस एंड कंडीशन। किसी को भी काइंडनेस के साथ पेश आना है, आपको किसी के साथ भी कर्टसी होनी चाहिए, कंसीडर करके चलना है लोगों को, पोलाइट होकर चलना है, रिस्पेक्टफुल होना है, तो ये सब बहुत जरूरी है। दिस इंक्लूड्स यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज। तो ये सब कैसे कर पाओगे आप? किसी से भी बात करो तो पोलाइट लैंग्वेज में बात करो, ग्रीट करो एक दूसरे को, ये नहीं कि देख के सीधे हो गया, ठीक है, ग्रीटिंग करो, देख रहे हो और ऐसे ऐसे कोई फ्रेंड है मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ, फिर बिना मैं उसे ग्रीट किए फिर आगे बढ़ जाना, तो वो ठीक बिहेवियर नहीं है ना। आप अगर आप दोस्त है तो आप ग्रीट करो। तो बस जस्ट एग्जांपल दिया, बट कहने का मतलब यहाँ पे कि पोलाइट आपको लैंग्वेज यूज करना है, अप्रोप्रिएटली ग्रीट करना है, ये नहीं कि कैसे भी ग्रीट करना है। ग्रीटिंग की भी एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, वहां पे अच्छे तरीके से ग्रीट करना है। और किसी को भी आप कोई बोल रहा है तो अच्छे से सुनो, या फिर जो भी आसपास में आपको कोई बोल रहा है, किसी से बात करो तो ध्यान से एक्टिव लिसनिंग जरूरी है। नेक्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड प्रेजेंटिंग वन सेल्फ इन ए क्लीन एंड टाइडी मैनर इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ शरीरचर्या। दिस इंक्लूड्स द प्रैक्टिस सच एज बाथिंग रेगुलरली, रोज नहाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्रूमिंग वन सेल्फ, अब ऐसा नहीं कि इतने बिजी हो गए हम अपने लाइफ में कि हम अपने हाइजीन का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि अपने हाइजीन का ध्यान रखें, रोज नहाएं रेगुलरली। ग्रूम वन सेल्फ, नहाने से ही काम नहीं चलेगा, अपने आप को ग्रूम करके रखना है। नेल्स कट होने चाहिए, हेयर्स जो है कट होने चाहिए, नहीं कि लंबे लंबे बाल हो गए हैं, बिल्कुल बाल कट होने चाहिए। अपने आप को जैसे कि बियर्ड है तो उसको कट करके बराबर रखो, जो भी आपका स्टाइल है, फिर जो भी चीज़ करो, तो अगर आप शेव करते हो तो आप शेव करके रखो, या फिर आप ट्रिम करते हो ट्रिम करके रखो, मतलब आप प्रॉपर ग्रूम्ड रहो ऑलवेज, ठीक है। वियरिंग अप्रोप्रिएट अटायर फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, अप्रोप्रिएट कपड़े पहनो, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी पहन लिए, मतलब फालतू का कुछ भी पहन लिए जो कि तुझे टाइम में बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं करना है। अप्रोप्रिएट ओकेजन्स के लिए अप्रोप्रिएट अटायर बने हुए हैं तो उसको फॉलो करें आप, ठीक है। एंड उसके बाद मेंटेन ए गुड ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन को भी अच्छे से मेंटेन करें, ब्रश 2-3 मतलब 2 बार तो जरूरी करें, और बाकी ओरल हाइजीन का भी ध्यान दें, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है टेबल मैनर्स एंड डाइनिंग एटिक्यूट्स। Dining etiquettes are important in social settings, especially during meals. They include practice such as utensils properly chewing with the mouth closed, not talking with the food in the mouth, and waiting for others to start eating before beginning a meal. तो हमारे जो वैदिक टाइम में बताया गया है कि खाना जो है बैठ के खाना चाहिए, मतलब नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए, या फिर ऐसे आजकल तो लोग चेयर पे खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, बट पहले के ज़माने में बैठ करके पालथी मार के बैठ करके खाने की नियम थी। और उसके बाद ये कि खाते टाइम बोलना नहीं है आपको, टॉकिंग नहीं करनी है। खाना मुंह में हो तो बोलना नहीं है आपको, खाना अच्छे से चबा के खाना है, मुंह बंद करके और अच्छे से चबा करके खाना है, जिससे कि डाइजेशन दिक्कत ना हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि होता है कि जब कोई साथ में खाना स्टार्ट करे और फिर जब कोई खा ले रहा हो तो बैठे पूरे लोग जब खा ले। अब जैसे कि मैं 4 लोगों के ग्रुप में बैठा हूँ तो मेरा खाना खत्म हो गया तो मैं उठ नहीं सकता वहां से, ऐसा एटिक्यूट होता है। आपको 4 लोग बैठे हैं आपके साथ तो सब लोग जब खा ले तो फिर साथ में उठते हैं, ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें वह मेंटेन करनी चाहिए। हालांकि ये तो अब बहुत पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना हो सके आप इसको फॉलो जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर एंड ऑथोरिटी। चरू चराया जो है
emphasizes showing respect towards elders, teachers, and individuals in position of authority. This involves using appropriate form of address, seeking their guidance and advice when needed, and showing defense and courtesy in their presence. तो बड़े अपने से बड़े लोगों की इज्जत करना आपको आना चाहिए, रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, या फिर आपसे ऊपर की कोई पोजीशन में है तो बिल्कुल से आप उसको रिस्पेक्ट करो, ठीक है, और अपनी तरफ से आप जितना पॉसिबल हो सके अच्छे से बिहेव करो. Active listening and conversation etiquette. Active listening is an important aspect of effective communication and social interaction. It involves giving one's full attention to the speaker, maintaining eye contact, responding appropriately. मतलब आप कोई बंदे को सुन रहे हो तो उसके साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो, और उसको सुन रहे हो तो आप प्रॉपर, अगर कुछ वो पूछ रहा है क्वेश्चन तो उसको आंसर करो, और एक अच्छा से मतलब अटेंशन दो, बीच में डिस्टर्ब ना करो, और अच्छे से रिस्पॉन्स वगैरह करो, ठीक है, ये सब हो गया. कन्वर्सेशन एटिक्यूट्स आल्सो इंक्लूड talking turns to speak, avoiding interruption others, and showing genuine interest in the thoughts and opinions. अगर बात भी कर रहे हो ग्रुप में तो सबको मौका दो बोलने का, ऐसा नहीं कि बीच में ही एकदम से हल्ला करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड सबको रिस्पेक्ट करें एंड अच्छे से टॉक करें, जो भी इंटरेस्ट हो वो तो जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, ऐसा फेक ना करें. अब है नेक्स्ट कल्चरल एंड सेंसिटिविटी in inclusivity. Chara recognizes the importance of cultural sensitivity and inclusivity in social interaction. It involves being aware of respectful different cultural practices, beliefs, and values. It is also being inclusive and considerate towards individuals from diverse backgrounds, avoiding discriminatory or offensive language or behavior. आपको पता है कि भारत में कितने अलग प्रकार के कल्चर हैं. हर एक मतलब रीजन के अलग अलग कल्चर हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला कल्चर है तो आप उसका मजाक न बनाएं. किसी की कल्चर बिलीफ पे आपको ध्यान देना चाहिए और उसे मजाक नहीं बनाना चाहिए, और ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे कि सामने वाला ऑफेंड हो जाए. तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसमें होना चाहिए और समझना चाहिए दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के कल्चर को, ठीक है. नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो चला है इनकम्पासेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी which involves being aware of one's impact on society and the environment. It includes practicing good citizenship, respecting public places, following rules and regulations, contributing positivity to the community through act of kindness and service. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए अपनी जिंदगी में, ये सब को मतलब शामिल कर लें. अब आगे बढ़ते हैं. अब आता है अंतःकरण एंड इट फंक्शन. तो अंतःकरण रेफर्स टू द इंटरनल फैकल्टीज और इनर इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइंड. इट कंप्रोमाइजेस 4 कंपोनेंट. पहला होता है मनस, मतलब माइंड. मनस इज द थिंकिंग एंड परसीविंग एस्पेक्ट ऑफ द माइंड. इट रिसीव्स सेंसरी इनपुट, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड जनरेट्स थॉट एंड इमोशंस. नेक्स्ट आता है बुद्धि. बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट. बुद्धि इज द फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेट, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग. इट एनालाइजेस इंफॉर्मेशन, मेक्स जजमेंट्स एंड डिटरमाइंस द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. नेक्स्ट आता है चित्त, मतलब मेमोरी. चित्त इज द स्टोर हाउस ऑफ इंप्रेशंस, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस. इट प्रोवाइड्स द रिजर्वियर फॉर पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट शेप आवर परसेप्शन एंड रिस्पॉन्सेस. नेक्स्ट आता है अहंकार, ईगो. अहंकार is the sense of individual identity or ego. It creates a sense of self and helps differentiate between I and external world. अब आते हैं these components collectively shape our thoughts, emotions and actions. तो ये जितने भी जो थॉट्स, ये मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है, ये सब आपके थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस को शेप करता है, ठीक है. नेक्स्ट आगे बात करते हैं पंच ज्ञानेंद्रिया. पंच ज्ञानेंद्रिया में 5 आपके जो है, सबसे पहला है श्रोत्रा, मतलब ईयर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड ऑडिटरी परसेप्शंस. चक्षु मतलब आईज, इन्वॉल्व इन विजन एंड विजुअल परसेप्शन. फिर है ग्रहण, नोज, मतलब फैसिलिटेट्स द सेंस ऑफ स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी परसेप्शन. फिर आता है जीवा मतलब एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ टेस्ट एंड गस्टेटरी परसेप्शन. फिर आता है ट्वा, मतलब स्किन, विच इनेबल द सेंस ऑफ टच एंड टेक्टाइल परसेप्शन, ठीक है. तो दिस ऑर्गन्स इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोसेस्ड बाय द माइंड. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आगे मनोमाया कोश, कंट्रोलिंग द माइंड. mana तो मनोमाया कोश is the psychological sheath or the mental aspect of our being within the Panchkosa framework. It is the layer that encompasses our thought, emotion, belief and mental process. It involves understanding and controlling the mind to promote psychological wellness. उसकी पॉइंट्स है इसके, उसको देख लेते हैं. पहला है नेचर ऑफ मनोमाया कोशा. Manamaya Kosha is often described as the layer of mind or realm of thought and emotions. It is associated with the thinking aspect of our consciousness and plays a crucial role in shaping our perceptions, attitudes and behaviors. सिंपल सी बात है, ये आपकी इमोशंस और थॉट्स का लेयर है साइकोलॉजिकली, ठीक है. और यहाँ पे जो भी आपके कॉन्शियस थिंकिंग होती है, जो भी थिंकिंग, परसेप्शन, बिहेवियर, एटीट्यूड होता है, वो इस बहुत रोल प्ले करता है इस मतलब इस लेयर के थ्रू, ठीक है. Thoughts and mental process. तो मनोमय कोश involves the continuous flow of thoughts, ideas, mental process that occur in our mind. जो भी हमारे माइंड में हो रहा है ये इसी के कारण हो रहा है, ठीक है.
It includes conscious thoughts, subconscious patterns, and interplay between the different cognitive functions. Emotional well-being. Monomaya kosa also encompasses our emotional experiences and well-being. It involves the range of emotions we feel from happiness to joy to sadness and anger. Understanding and managing our emotion is an essential aspect of nurturing Monomaya kosa. तो यहाँ पे जो भी गुस्सा आप कर रहे हो या फिर आप खुश हो रहे हो, जॉय, हैप्पीनेस, एंगर, जो भी चीज़ें वो यहीं से रेगुलेट हो रही है, तो इसको मैनेज करना आपको आना चाहिए, तभी आप इस वाले लेयर को मैनेज करोगे आप, तो आपका ये सब कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, कंट्रोल करना आना चाहिए। बिलीव्स एंड कंडीशनिंग, जो भी आपकी बिलीफ होती है ना किसी चीज़ के को लेकर के, तो ये सब भी इसी कोर्स के अंदर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। तो डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस इज ए की कंपोनेंट ऑफ नर्चरिंग मनोमाया कोसा। It involves being conscious of our thoughts, emotions, and mental states in the present moment. Mindful practices such as meditation and self-reflection can help cultivate self-awareness and enhance the well-being of मनोमाया कोशा। तो ये मनोमाया कोश को आपको ठीक करना है, एक्टिव रखना है, अच्छे से रखना है, जिससे आपका मेंटल वेलबींग बना रहे, आप अच्छे से सोच पाओ, अच्छे तरीके से आपका इमोशंस जो है वो मतलब फ्लो करे एंड सब चीज़ें बढ़िया तरीके से रहे। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करना है, सेल्फ अवेयरनेस इससे बढ़ेगा एंड फिर आपका ये कोर्स जो है वो अच्छा रहेगा। Managing mental health. Monomaya course is closely related to mental health and well-being. Taking care of mental health involves understanding, addressing issues such as stress and anxiety, depression, and other psychological challenges. Seeking professional support and implementing self-care practices can contribute to maintaining a healthy Monomaya kosha. Balancing the mind. Achieving balance between Monomaya kosha involves cultivating positive thoughts, emotional resilience, and mental clarity. It includes the practice like positive affirmations, gratitude, visualization, and adopting growth mindset. Balancing the mind contribute to overall psychological wellness and enhances the ability to navigate the life challenges. कहने का मतलब आपको माइंड को बैलेंस करना आना चाहिए। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, विजुलाइज करो चीज़ों को, आपका सही रहेगा। ठीक है, तो मानो माइंड को उसको बहुत जरूरी है कि मतलब वेलबींग रखना, जिससे कि आपका ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ सही रहेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आता है विजनमया कोशा। विजनमया कोशा एबिलिटी ऑफ डिस्क्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो विजनमया कोशा सीट ऑफ इंटेलेक्ट और विजडम का ये कोर्स है। ठीक है, और यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्शियसनेस दैट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिमिनेट हायर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका मेन हो गया इंटेलेक्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो विजनमया कोशा एसोसिएटेड विद द फैकल्टी ऑफ इंटेलेक्ट एंड discriminant. It involves the ability to think critically, analyze information, and make the informed judgments. It helps us differentiate between right and wrong, truth and falsehood, and make wise choices. क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये आपका बुद्धि विवेक का जो है लेयर है, जिससे कि आप सही गलत में फर्क कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, और एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आता है हायर नॉलेज एंड विजडम। तो इस कोर्स जो है ये विजनमय कोर्स है, इनकम्पासेस हायर नॉलेज एंड विजडम that goes beyond mere intellectual understanding. It involves the insights, intuitions, and ability to grasp deeper thought or principles that transcend ordinary language. तो यहाँ से आप intuitions को समझ पाते हो, deeper thought को भी आप समझ पाते हो। तो ये higher knowledge और wisdom का भी ये आपका layer है। Reflective thinking. Vijnanamaya Kosha encourages reflective thinking and introspection. It involves contemplation, self-inquiry, and seeking a deeper understanding of oneself and world. खुद से बातें करना, खुद की चीज़ों में क्वेश्चन करना, सेल्फ इंक्वायरी करना, खुद के साथ एक डीपर कनेक्शन बनाना, ये सब में भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, एथिकल डिसीजन मेकिंग। विजनमया कोशा प्ले क्रूशियल रोल इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। इट इन्वॉल्व कंसीडरिंग मोरल प्रिंसिपल, वैल्यूज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर एक्शन व्हेन मेकिंग चॉइसेस। आप कभी कोई डिसीजन लेते हो तो आप उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो, या फिर कभी कुछ करने जा रहे हो तो आप उसका कॉन्सिक्वेंस जानते हो। क्यों जानते हो? बिकॉज दिस लेयर। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में, और ये क्या करोगे, क्या आपको उससे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सब आप पहले इसके ही थ्रू जज करते हो। यही आपके बुद्धि विवेक और जो भी विजडम का है लेयर है। इंट्यूशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो विजनमया कोर्स इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। जो भी आप सीखते हो, लर्न करते हो, एक्सपीरियंस से पढ़ करके उसको इंटीग्रेट करने का काम नहीं करता है, और हेल्प करता है आपको डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, और वाइज डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इसका पॉइंट कि इंट्यूशन एंड इनर गाइडेंस। तो ये अंदर से इसकी इंट्यूशन आती है, कुछ भी करने से पहले आपको ये गाइड करेगा, एक आपको सिग्नल देगा कि ये सही है या नहीं, फिर ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, तो वो भी बहुत मतलब कल्टिवेटिंग कनेक्शन विद इनर सेल्स अलाउ अस टू टैप इनटू इंट्यूटिव इनसाइट्स एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इनर नोइंग। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे इनर सेल्फ जो है आपको यहाँ पे गाइड करता है।
lifelong learning and growth. Vijnanamaya Kosa encourages a mindset of continuous learning and growth. It involves seeking knowledge, expanding our intellectual horizons, and embracing opportunities for personal and intellectual development. तो मतलब developing and nurturing Vijnanamaya course involve cultivating intellectual curiosity, critical thinking skills, ethical awareness, and openness to the higher knowledge level and wisdom. It allows us to make informed decisions, live in alignment with our values, and deepen our understanding of ourselves and the world around us. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे जो है आनंदमय कोर्स, जो कि एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लिस। तो यहाँ पे आनंदमय कोर्स जो है जिससे तो ब्लिस एंड रिप्रेजेंट द डीपेस्ट लेवल ऑफ आवर बीइंग। इट इज एसोसिएटेड विद एक्सपीरियंस ऑफ प्योर जॉय, कंटेंट एंड इनर फुलफिलमेंट। अंदरूनी जो इनर पीस है, इनर फुलफिलमेंट जो है, डीपेस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, ये सब मिलता है इस आनंदमय कोर्स से। इसके की पॉइंट्स क्या है? पहला है कि कनेक्शन विद इनर हैप्पीनेस, एक्सप्लोरिंग प्रैक्टिसेस एंड पर्सपेक्टिव्स दैट हेल्प अस टैप इनटू आवर इनेट हैप्पीनेस एंड एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ जॉय इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। बाहरी बनावटी दुनिया से हट करके अंदरूनी इनर पीस एक्सपीरियंस करने में, कनेक्शन बनाने में आपको खुद से हेल्प करता है ये। कल्टिवेटिंग पॉजिटिव इमोशंस, ये आपके अंदर जो है पॉजिटिव इमोशंस को कल्टिवेट करता है, पैदा करता है। अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, ग्रेटिट्यूड एंड कंपैशन इन नर्चरिंग आनंदमय कोर्स, embracing the practices that enhance emotional well-being and foster a positive outlook on life। तो आप हमेशा सही सोचने की ट्राई करें, ठीक है, एक पॉजिटिव आउटलुक बनाने की कोशिश करें और आपको ये पॉजिटिव कल्टिवेट करके देगा। Transcending ego desires, recognizing that true happiness is not dependent on external possessions or achievements, but comes from transcending egoic desires and attachments, letting go of the pursuit of materialistic pleasures and finding fulfillment। तो कहने का मतलब ये कि materialistic चीजों से खुश होना बंद कर देंगे आप। इस जो आपका ये जो क्या बोलते हैं, जो लेयर है ना, हैप्पीनेस वाला लेयर, इसमें अल्टीमेट इनर पीस की बात की जा रही है। मटेरियलिस्टिक जो बाहरी खुशी, हम कुछ चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, या फिर कोई गाड़ी खरीद लेता है, या फिर किसी को कोई पोजीशन मिल गया, कोई पावर मिल गया, तो उससे जो खुशी होती है ना, वो अलग खुशी होती है। और ये जो प्रैक्टिस होती है इनर पीस, वो सेल्फ अवेयरनेस से आती है, अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोरेशन से आती है। मेडिटेट करके अपने अंदर को झांक करके आप सेल्फ रियलाइज करेंगे आप, तो आपको ये खुशियाँ आएंगी जो इनर पीस होगी। कोई ईगो नहीं होगा, कोई आपको ऐसी, क्योंकि ईगो तब आता है जब आदमी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखता है, तो ठीक है, अदरवाइज कोई ईगो नहीं आ सकता। तो इसमें ये आपका हेल्प करता है। तो इस सब चीज़ के लिए ये मतलब जिम्मेदार है, ये वाला जो लेयर है हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन में आपको सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसिंग वन ट्रू नेचर बियॉन्ड द लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन विद फिजिकल बॉडी, माइंड एंड ईगो। की पॉइंट्स इसमें आ गया सेल्फ इंक्वायरी। तो सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए आपको खुद को पहचाना जरूरी है, जिसके लिए खुद को आपको पूछना होगा सवाल। सेल्फ इंक्वायरी करो, सेल्फ नॉलेज करो, इंगेजिंग इन सेल्फ इंक्वायरिंग प्रैक्टिसेस टू एक्सप्लोर the nature of the self and gain deeper insights into our true essence, questioning our beliefs, identities and attachments, discover the unchanging pure form। खुद से सवाल करो भाई कि क्या चाहिए तुम्हें, मतलब क्या चाहिए नहीं, मतलब खुद से अपने आप से क्वेश्चंस करो। क्या आपका मतलब आप खुद से जब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो ना हर एक चीज में, तो फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि आप क्या हो, आपकी क्या आइडेंटिटी है एंड आपको क्या रिक्वायरमेंट है। जब तक आप दूसरों के इधर उधर के चक्कर में फंस के रह जाते हो, कुछ आप अपने से बातें नहीं करोगे, अपने चीज़ों को, अपने आइडेंटिटी को नहीं जानोगे, तब तक फिर कुछ नहीं होने वाला। इससे सेल्फ इंक्वायरी जरूरी है, सेल्फ नॉलेज जरूरी है। खुद को पहचानो, खुद को जानो, फिर डिस्कवर करो अपना पैशन, और चीज़ें इस तरह से काम करेंगे। डिसॉल्विंग द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, रियलाइजिंग दैट द सेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन आवरसेल्व्स एंड द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, रिकॉग्नाइजिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल बीइंग एंड एक्सपीरियंसिंग अ सेंस ऑफ ओननेस एंड यूनिटी, ठीक है। तो ये आपको एक सेंस ऑफ यूनिटी भी देगा, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहने का मतलब है कि अवेकनिंग टू आवर स्पिरिचुअल नेचर, रिकॉग्नाइजिंग दैट वी आर मोर देन आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस। अवेकनिंग में इन्वॉल्व ट्रांसेंडेंस, एक्सपीरियंसेस, शिफ्ट्स इन परसेप्शन एंड प्रोफाउंड कनेक्शन विद द डिवाइन और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। आप दुनिया को समझोगे, आप स्पिरिचुअल जब तक अवेक नहीं होगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, आप मटेरियलिस्टिक दुनिया में फंसे रह जाओगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव द लाइफ पीसफुली, सो वो भी जरूरी है आपको करना, ठीक है। अब आते हैं नेचर ऑफ कॉन्शियस Satchit Anand. Satchit Anand is a Sanskrit term that describes the nature of consciousness. It comprises three aspects. Sat. Sat refers to the existence of truth. मतलब सच्चाई का जो है अभी भी existence है. It represents the eternal, unchanging essence that underlies all phenomena. It signifies the inherent reality and the performance of our being.
चित मतलब चित refers to conscious or awareness. It is the essence of our being that is aware of itself and around world. Chit represents the infinite intelligence and awareness that pervades everything. Or Anand represents the bliss of supreme happiness. It is the inherent joy that arises from the realization of our true nature and experiences of oneness with the divine or universal consciousness. Understanding the nature of consciousness and embracing the qualities of such Chit Anand leads to a deeper sense of fulfillment, inner peace, and spiritual growth. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं ये बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जामिनेशन के लास्ट दिन ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। कमेंट कर देना, अगर कोई डाउट हो या फिर कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट कर लो, बिकॉज बिना फीडबैक के फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और आप कनेक्ट करना चाहो तो पर्सनली। एंड यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो, एंड कमेंट करके कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी आप अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दो, एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है और लेसन है, तो आई थिंक मतलब आपको शेयर करना चाहिए क्लास ग्रुप्स में ये। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।